everyone, and welcome to our channel Apex Academy. Today we are starting with a lectures of computer science class 12. So computer science class 12, our first chapter is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम अब होता क्या है? आप लोग ने कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा. लाइक अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं तो नॉर्मल लैपटॉप या नॉर्मल पीसी में आप जो विंडो यूज करते होंगे, विंडोज 10 और अभी हमारा चल रहा है विंडोज 11, देन विंडोज 7, विंडोज 8, ये एक्चुअली है क्या? दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ यू आर यूजिंग मैकबुक, अगर आप मैकबुक यूज करते हो सो आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विच इज नोन एज iOS. ठीक है, iOS. देन कुछ नहीं यूज करते, मोबाइल यूज करते हो तो ऑब्वियसली आपके मोबाइल में एंड्रॉइड होगा या तो फिर अगेन iOS अगर एप्पल फोन है तो. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ इंटरफेस. ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अगर मैं चैप्टर के बारे में बात करूं तो चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है. ठीक है, आपको सिर्फ समझना है और अपने ओन वर्ड्स में आपके उसके आंसर्स को लिखना है. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर ओनली, दैट इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो चैप्टर 1 ऑफ HSC स्टेट बोर्ड, ये हमारी स्टेट बोर्ड सीरीज है. CBSE सीरीज भी हम बनाने वाले हैं. CBSE बोर्ड के लिए अलग सीरीज रहेगी क्योंकि उनका सिलेबस जो होता है वो अलग होता है. बट ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है. एज CS और IT के लेक्चर्स आपको बहुत आसानी से नहीं मिलते भी हैं तो इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. और अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन करे हो या कोई क्लासेस में आप पढ़ते हो तो CS और IT के लेक्चर्स वहाँ पे भी आपको अवेलेबल, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपको IT CS के लेक्चर्स लिए जाए. यस, कॉलेजेस में होते हैं बट कॉलेजेस इज जस्ट नॉट सफिशिएंट फॉर अस, राइट? कॉलेजेस के लेक्चर्स हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई मैं ये सीरीज बना रहा हूँ आपकी, जो कि सिर्फ 12 बोर्ड से रिलेटेड है. हाँ, इस वीडियो में या इस चैनल पे पढ़ाई जाने वाली हर चीज के नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं. ऑल यू हैव टू डू कि आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू हमको ईमेल करना है. और RT सुपेकर अगर आप रिफर कर रहे हो या TPS पे तो वैसे आपको आंसर्स मिल जाते हैं. बट इफ यू आर रिफरिंग RT सुपेकर 12th स्टैंडर्ड के लिए तो उसके थ्योरेटिकल जितने भी आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. आपको हमको मेल करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एवरी नोट, हर एक चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगी. ठीक है, हाँ, रिप्लाई करने में थोड़ा सा देर हो सकता है बट इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज चैप्टर 1 ऑफ HSC बोर्ड. यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के पिक्स डाल दिए हैं. दैट इज iOS है, लिनक्स है, विंडोज है, एंड्रॉइड है. ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है? इट इज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ठीक है, इंटरफेस मींस मतलब आपके कंप्यूटर में कई सारे हार्डवेयर हैं, लेकिन क्या आप अपने कंप्यूटर के हर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या उनसे कोई भी काम करा सकते हो? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो. क्यों नहीं? क्योंकि हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर्स में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज. अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ये आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड न्यू नंबर सिस्टम में देखा है, बाइनरी नंबर्स, राइट? अगर नहीं याद तो हम 11th की जो हमने सीरीज बनाई है आप उसमें बहुत ही डीपली उसको भी पढ़ सकते हो. एक रिवीजन लेक्चर भी हम उसका बनाएंगे और आप उसको कर सकते हो. फॉर नाउ मैं बस आपको इतना बता दे रहा हूँ कि एक नॉर्मल एग्जांपल की तरह सोचो कि आपके घर पे एक बटन है. ठीक है, अब वो बटन या तो चालू होगा या तो बंद होगा. ये एक आप क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. ठीक है, अपने स्विच बोर्ड को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अपने फैन को आपको फैन ऑन करना है और वो फैन को आप क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. आपने बटन दबाया, करंट पास हुआ, फैन चालू हुआ, आपने फैन को इंस्ट्रक्शन दिया कि चालू हो जा. फिर आपने बटन दबाया, अपने फैन को इंस्ट्रक्शन दिया कि बंद हो जा. ठीक है, तो फैन सिर्फ दो ही भाषा चलता है, या तो चालू या तो बंद, दैट इज 1 और 0. तो हमारे कंप्यूटर में भी जितने कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ दो ही भाषा समझते हैं, या 1 एंड 0, व्हिच इज नोन एज बाइनरी कोड. सो बाइनरी कोड लिखना तो हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन चीज है. ठीक है, नामुमकिन टाइप एक्चुअली नामुमकिन नहीं बोलूंगा, हाँ बहुत ही मुश्किल बोल सकता हूँ. ठीक है, सो हम क्या करते हैं? हमारे प्रोग्राम को हम बहुत ही ज्यादा इजीली बनाते हैं. हम डायरेक्टली हम अपने कंपोनेंट्स के साथ डायरेक्टली कन्वर्सेशन नहीं कर सकते. वी नीड अ ट्रांसलेटर और वी नीड अ इंटरफेस. ठीक है, एक ट्रांसलेटर चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए. जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा C++, तो C++ में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, बट स्टिल उसको हमको क्या करना पड़ता है? हमको कंपाइल करना पड़ता है. कंपाइलर क्या करता है? आपके नॉर्मल वर्ड्स को वो एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, आपके नॉर्मल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देता है. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दो काम करता है. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? इंट्रोडक्शन देखिए इसका. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम कन्वीनियंटली. ठीक है, आपके पास कई सारे एप्लीकेशंस हैं,
ठीक है, लेकिन आप उसको यूज कैसे कर पा रहे हो, बिकॉज यू हैव अ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको अलाउ कर रहा है कि आप बहुत सारे प्रोसेस को मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ चला सकते हो, या थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, या हमको जो भी काम हमारे कंप्यूटर के साथ हमको कराना है, ठीक है, चाहे वो 2+2 से लेके कोई एक बड़े ईमेल तक या इंटरनेट ब्राउजिंग तक, हर एक चीज को हम बहुत ही कन्वीनियंटली कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अगर मैं नॉर्मली बोलूं, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस एप्लीकेशन एंड वेरियस प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कई सारे प्रोग्राम्स प्री डिफाइंड किए हुए हैं, या पहले से ही हम लोग प्री प्रोग्राम्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कई सारे प्रोग्राम हमने लिखा है कि यूजर ने, सपोज करो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट लेता हूँ तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी हुए हैं, जैसे कि नॉर्मल मैंने क्रोम खोल दिया, ये एक एप्लीकेशन है, अब इसमें कंट्रोल सी दबाऊंगा तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी दबाऊंगा तो पेस्ट होगा। मतलब मेरे को जो भी कंपोनेंट, जो भी मेरे को काम करना है, उसके लिए मेरे को अलग से कोई इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। कुछ कीवर्ड की मदद से, कुछ सेंसर की मदद से, कुछ माउस की मदद से और कुछ शॉर्ट कीज की मदद से मैं बहुत सारे काम को बहुत ही कन्वीनियंटली एंड एज कंपेरेटिव टू अदर बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। पहली चीज कि बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और उनसे काम ले सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन प्रोग्राम्स कन्वीनियंटली। आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर से आप अपने कंप्यूटर में डालते हो या अपने कोई भी डिवाइस में डालते हो, मोबाइल में डालते हो, उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही बहुत कन्वीनियंटली अगर आप उसको चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग ने नॉर्मली देखा होगा कि अगर मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूँ और फिर F11, F2 या F4 जो भी आपका कंप्यूटर है और उसमें मैं कर्नल वर्जन या तो फिर बायोस चालू करता हूँ, तो वहां पे जो इंटरफेस होता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो एप्लीकेशन कोई खास एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं लगा है, वो एक कर्नल वर्जन है। मतलब आप काम तो कर रहे हो पीसी में, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, इतना ज्यादा एडमायरिंग भी नहीं है, अच्छा भी नहीं दिख रहा। प्लस उसमें हर काम करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बटन दबाना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। नॉर्मल तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपना स्टार्ट करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट CMD, ठीक है, अब ये CMD है तो वैसे ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एप्लीकेशन ही है, बट अगर मैं CMD पे कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी मेरे को काम करना हो तो यहाँ पे मेरे को 10 तरीके के पूरा कोड लिखना पड़ता है। फिर वो कोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड भी आ जाता है, क्योंकि अगर जरा सा भी मैंने गलती किया तो फिर वो रन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जिट लिखा। फिर अगर कोई फाइल को कॉपी पेस्ट करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ से मैं वो काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक अगर कॉपी पेस्ट करना है CPY और ऐसे पता नहीं कितने कमांड्स मेरे को याद करने पड़ेंगे पहली चीज। फिर उसको यहाँ पे एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके मेरा कोई एक फाइल कॉपी पेस्ट होगी। बट अगर मैं विंडोज की बात करूँ तो डायरेक्टली मैं गया यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, कॉपी, इधर क्लिक किया, पेस्ट, तो ये पेस्ट हो गया। डिलीट करने के लिए मेरे को अलग से कोई एक इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं, कमांड लिखने की जरूरत नहीं। सॉरी, हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग कि मान लो अभी मैंने यहाँ पे अपना CMD ओपन किया, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। सो यहाँ पे कोई भी एक छोटे से छोटा प्रोसेस करने के लिए मुझे पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, पाथ लिखना पड़ता है कि सपोज करो अगर मेरे को कोई एक फाइल को कॉपी करना है और फिर दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, सो मेरे को यहाँ पे फाइल का नाम, फाइल का पाथ और फिर इंस्ट्रक्शन कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके एक छोटा सा प्रोसेस मेरा कंप्लीट होगा। बट अगर मैं बात करूँ विंडोज की, सो सिंपली यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया एंड Ctrl+V किया, देखो कॉपी पेस्ट हो गया। डिलीट करना है, शिफ्ट डिलीट, ओके, सो अगेन इसको भी शिफ्ट डिलीट एंड डन। सो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेरे को अपने हर काम को बहुत ही कन्वीनियंटली करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जिसमें सबसे बाहर, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे कई सारे यूजर्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर पे कई सारे यूजर्स हैं। फर्स्ट यूजर हो गया, सपोज करो पहला यूजर है जो कि एक प्रोग्राम लिख रहा है। प्रोग्राम रन करने के लिए उसको एक कंपाइलर चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है सिस्टम में, ठीक है, दैट इज कंपाइलर, मान लो टर्बो C++। फिर एक और दूसरा बंदा आया, उसको क्या करना है, उसको एक टेक्स्ट फाइल लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल बनाना है, तो वो टेक्स्ट एडिटर वो मेरा ओपन करेगा, जैसे नोटपैड या नोट प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर किसी को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आप लोग को CS2 में आएगा। ठीक है, दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085, उसकी भी सीरीज हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो उसको कोई ऐसा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है तो वो क्या करेगा, असेंबलर चलाएगा। फिर n नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में होते हैं, n नंबर ऑफ यूजर, n नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, बट वो सारे एप्लीकेशन कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का कनेक्शन है आपका और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर का। ठीक है, सो यहाँ पे कई सारे यूजर हैं जो अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन किसकी मदद से ओपन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे सपोज करो मेरा एक टर्बो C++,
ठीक है, ये एक कंपाइलर है। अब मेरे को इसको यूज करना है या मेरे को नोटपैड यूज करना है, तो पहली चीज यहाँ पे मेरे को नोटपैड कहीं पे मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास में जाऊंगा, सॉरी विंडोज में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे विंडो की स्टार्ट की दबाऊंगा और यहाँ पे मैं इजीली लिख सकता हूँ नोटपैड, और सिर्फ मैं एंटर करूंगा और मेरा नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, हेलो हाउ आर यू एवरीवन, ठीक है, अलग अलग चीजें हम लोग लिख सकते हैं। एंड फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा के मैं न्यू नोटपैड ओपन कर सकता हूँ, इसमें भी कुछ लिख सकता हूँ, दैट यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के या कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये नोटपैड को मैं बहुत ही कन्वीनियंटली यूज कर रहा हूँ। हाँ, वो चीज अलग है मुझे शॉर्टकट कीज पता है, नहीं भी पता है तो सिंपली मैं अपने माउस की पैड का यूज करके यहाँ पे फाइल पे जा सकता हूँ और फिर मेरे को ऑप्शंस लिख के आ जाएंगे और इनमें से जो भी मेरे को करना रहेगा प्रोसेस वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को हर ये चीज इजीली प्रोवाइड कर रहा है, ये कन्वीनियंटली यूज करने के लिए, ठीक है, अलाउ कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से मैं अपने कंप्यूटर को अट्रैक्टिवली बहुत ही कन्वीनियंटली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, सो सबसे ये जो डायग्राम है ये आपके आर्टिस्ट सुपेकर में भी है, टीपीएस में भी है, और इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है इस डायग्राम को लेके, जिसके सबसे अंदर होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर उसके ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके ऊपर जो लेयर आती है वो होती है सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम की, और सबसे एंड में जो लेयर आती है वो होती है यूजर की, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यही है, यूजर से फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं आपके हार्डवेयर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कैमरा, ठीक है। अब नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे आपने कंप्यूटर पे अपना स्पीकर अटैच किया, बट प्ले करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पीकर क्या है आपका, हार्डवेयर है, ठीक है। वो हार्डवेयर यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ओके, उसको यूज करने के लिए आपको अलाउ कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करके लाइक वीएलसी या कोई भी MP3 प्लेयर आप ओपन करके आप उस स्पीकर को यूज कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम के में आप क्या क्या सर्विस कर सकते हो। मेन 3 तरीके की आपकी सर्विस एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, दैट इट इज फर्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप क्रिएट करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ डेटा, मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन का फर्क बताने के लिए, ये कई बार पूछता भी है हमारे पे। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा सपोज करो A, M, S, O, S, A, S, ठीक है। अब मेरे को फटाफट बताओ, कोई भी डिक्शनरी यूज करो और मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। नो मीनिंग, ठीक है। ये क्या है, हमारे रॉ मटेरियल, रॉ डेटा है, ये इनका कोई भी मीनिंग नहीं है, ये क्या है, बस एक डेटा है। ए एक डेटा है आपका, एम एक डेटा है आपका, एस फिर ओ फिर ए फिर एस, ओके। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दूं, ठीक है, अब ये डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, आई एम अरेंजिंग द डेटा इनटू अ सिस्टमेटिकल ऑर्डर, इनटू ए एनी सिस्टमेटिकल ऑर्डर, ठीक है। कोई भी सिस्टमेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ एस, फिर मैं ए ले रहा हूँ, फिर मैं एम ले रहा हूँ, फिर मैं ओ ले रहा हूँ, फिर मैं एस ले रहा हूँ, फिर मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बन गया मेरा समोसा, समोसा इज द वर्ड, ठीक है, जिसका एक मीनिंग होता है, राइट। मैंने क्या किया, डेटा को प्रोसेस किया, कैसे प्रोसेस किया, आई एम अरेंजिंग द डेटा इनटू एनी सिस्टमेटिकल ऑर्डर, जिससे मेरी क्या बन गई, इंफॉर्मेशन बन गई। सो डेटा और इंफॉर्मेशन में एक छोटा सा फर्क होता है कि डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है और मीनिंगलेस होता है, whereas information is a processed data in a systematical order. The data is arranged in a systematical order so that it becomes a meaningful syntax or a meaningful word. Then it is known as information, ठीक है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मैनेज करना ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसको और डीपली हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। सेकंड इज योर प्रोसेस मैनेजमेंट, कोई भी डेटा को प्रोसेस करना या कोई भी काम को करना, जैसे कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन दी हमारे कंप्यूटर को, अब उसको कैसे प्रोसेस करना है, कौन सा प्रोग्राम क्या पहले प्रोसेस करना है, कौन सा बाद में प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें प्रोसेस मैनेजमेंट में आती है। क्या आप सपोज करो मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप डाउनलोड भी कर रहे हो, आप गेम भी खेल रहे हो और आप म्यूजिक भी चल रहे हो, तो हर एक को मेमोरी देना, हर एक प्रोसेस को कन्वीनियंटली रन करना, ये सब मैनेज भी आपको कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। देन थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। कि सपोज करो एक प्रोसेस हो रहा है आपका, वो कुछ मेमोरी आपकी कंज्यूम किया हुआ है, रैम का स्टोरेज कंज्यूम किया हुआ है, अब आपने दूसरा प्रोसेस चालू कर दिया जो कि बड़ा है, ठीक है, उसने भी रैम कंज्यूम किया, मेमोरी कंज्यूम किया। अब पहला वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा छोटा है या थोड़ा एंड पे होने वाला है, तो वो
मेमोरी कंज्यूम कर लेगा, प्रोसेस डन हो जाएगा, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो मेमोरी खाली भी तो होनी चाहिए, अदरवाइज आप एक लिमिटेड टाइम तक ही कुछ प्रोसेस कर पाओगे। तो मेमोरी कंज्यूम करना, मेमोरी को देना और फिर उसको क्लियर करना, ये सब किसमें आता है? मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, सो देयर आर 3 बेसिक services in operating system of operating system is information management, process management and memory management. Next, information management। अब इसमें देखो, सबसे पहले कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन और डेटा का फर्क मैंने अभी आपको बता दिया, उसको स्टोर करना, रखना। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर को आ रही है, मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको स्टोर करना, उसको बनाना या उसको क्लोज करना। ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे सपोज करो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करोगे? आप मेरे पास आओगे, मुझसे वो इन्फॉर्मेशन लोगे, वो इन्फॉर्मेशन क्या करूंगा मैं? एक फाइल में बना के आपको दे दूंगा। अब वो फाइल को आपको प्रोसेस करना है, आप फाइल ओपन करोगे, रीड करोगे, या तो फिर उसमें कुछ लिखोगे। लिखने के बाद उसको कहीं और अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहो, आप उसका बैकअप बनाना चाहो, ठीक है, उसको आप अपने पास रख के फिर वो फाइल क्लियर करना चाहो, या फिर वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहो, या आपको वो फाइल अच्छी नहीं लगी, या उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं, तो आप उसको फाड़ के फेंकना चाहो, या उस फाइल को फिर क्लोज करके कहीं सेव करना चाहो। ये सब क्या हो रहा है? ये इन्फॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका क्रिएट अ फाइल। सबसे पहले फाइल को बनाना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एक सही जगह पे स्टोर करना, फाइल क्रिएट करना। ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। कोई भी फाइल हो सकती है, MP3 फाइल, टेक्स्ट फाइल, कंपाइल फाइल, CPP फाइल, OBB फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल। ठीक है, कोई भी तरीके की फाइल को क्रिएट करना, ये पहले आता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में। फिर क्रिएट अ डायरेक्टरी, जहां पे उस फाइल को हम लोग स्टोर करेंगे, एक डायरेक्टरी। ठीक है, देन ओपन अ फाइल फॉर रीड, राइट और बोथ, यानी फाइल को ओपन करना, उसको रीड करना, या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना, राइट करना, या ओवरराइट करना, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है उसको मिटा के फिर उसको अपडेट करना, मॉडिफाई करना। ये सब भी हमारा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में आता है। देन ओपन किए हो, रीड किए हो, तो जाहिर सी बात है क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज योर इन्फॉर्मेशन विल बी लीक्ड टू अनऑथराइज्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। देन डेटा को रीड करना एंड फाइल टू बफर। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, बफर आपको पता ही है, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बफरिंग होती है। वो क्या होती है कि हमारे पास जो हमको वीडियो हम चलाते हैं, नेट हमारा स्लो होता है, तो कुछ फाइल्स जो होती है वो हम तक आ जाती है, वो प्ले हो जाती है, लेकिन कुछ फाइल अभी भी रास्ते में होती है। अब नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से सारी की सारी फाइल आप तक नहीं आ पा रही है। कि आप वीडियो चला रहे हो 5 सेकंड का, लेकिन वो वीडियो जो आ रही है इंटरनेट से आपके हाथ में, उसकी स्पीड 6 सेकंड की है, तो जाहिर सी बात है हर 2 सेकंड में आपकी 1 सेकंड की वीडियो चलेगी, मतलब 1 सेकंड आपका डिले होगा। इट इज नोन एज बफरिंग। तो डेटा फाइल, रीड डेटा फ्रॉम फाइल टू बफर। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आना, एक डेटा को दूसरी जगह तक लाना, जैसे कि कोई भी फाइल को आपके मॉनिटर पे लाना। ठीक है, ये सब भी कौन करता है? इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन मूव द फाइल पॉइंटर। अब ये पॉइंटर्स आप लोग ने C++ में पढ़े होंगे। ठीक है, पॉइंटर इज नथिंग बट एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर को यहाँ पे एड्रेस की तरह समझो। देन रीड एंड रिटर्न फाइल स्टेटस। उसके बाद में क्रिएट अ लिंक जिसकी मदद से आप फाइल को एक्सेस कर सको। चेंज वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, देन वाइप डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल, राइट डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल, एंड सो ऑन। सो इतना हमारा था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, की कोई भी फाइल अगर आपके पास आई तो आप उसको आप प्रोसेस करोगे, यानी कोई भी डेटा आया उसको आप प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाओगे, या कोई भी तरीके का प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले आता है क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने VLC खोला, ठीक है, नॉर्मल के तौर पे मैंने अपना VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया। अब उसके अंदर क्या होना चाहिए? VLC जब मैं रन करूँ तो या तो वीडियो प्ले होनी चाहिए, या तो MP3 प्ले होना चाहिए, राइट। या दूसरी एक MP3 फाइल है, उसको मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उस पर डबल क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने कोई ऐप सेलेक्ट तो किया नहीं था, या कोई ऐप को मैंने ऑलरेडी चूज भी नहीं किया था। ऑटोमेटिकली मेरा बाय डिफॉल्ट जो भी MP3 प्लेयर होगा, ठीक है, विंडोज 10 है मेरा तो ग्रूव म्यूजिक प्लेयर होगा, या VLC अगर आपने सेट करा होगा, या कोई दूसरा MP3 प्लेयर आपने ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्ट किया होगा, तो मेरी फाइल डायरेक्टली उसी में ओपन हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे हम चले जाते हैं यहाँ पे अपनी फाइल पे, यहाँ पे मेरी पहली फाइल है, दैट इज एक PDF फाइल है, मैं सिर्फ एंटर करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा कुछ तो ओपन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मेरा प्रोसेसर स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में मेरा ये क्रोम खुल गया है, ठीक है, जो कि मैंने सेट करके रखा है PDF फाइल के लिए। ठीक है, अब मैंने बताया तो था नहीं, इंस्ट्रक्शन दिया भी नहीं था मैंने, राइट। मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था मेरे PC को कि हाँ ये फाइल क्रोम में ओपन करो, ये उसने खुद से डिटेक्ट किया कि वो एक PDF फाइल थी, तो या तो वो एडोब पे खोलेगा या तो वो क्रोम पे खोलेगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं कोई इमेज ओपन करूंगा तो वो डायरेक्टली फोटोज ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई आपकी किसमें? प्रोसेस मैनेजमेंट में, कि अगर मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ, कोई भी प्रोसेस में नया ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट में, मतलब जैसे कि एक MP4 वीडियो फाइल है, तो उसका पेरेंट प्रोसेस क्या रहेगा? यानी VLC रहेगा, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट VLC सेलेक्ट करके रखा है, या विंडोज मीडिया प्लेयर सेलेक्ट करके रखा है। तो मैं फाइल दूसरी ओपन करूंगा और ऑटोमेटिकली उसका पेरेंट, यानी वो जिस टाइप की फाइल है वो फाइल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। देन टर्मिनेट अ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर कंप्लीट हो चुका है
तो उसको टर्मिनेट करना भी प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। टर्मिनेट करना जरूरी इसलिए है कि अगर सपोज करो प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसका जो आउटपुट रहेगा वो जगह लिए बैठे रहेगा, ठीक है। और प्रोसेस को करने के लिए हमको चाहिए रहता है रैम, राइट, रैम और प्रोसेसर। सो अगर कोई प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ पे पावर, पहली चीज तो पावर बेकार जा रही है, पावर वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आपका मेमोरी वेस्टेज हो रही है, रैम वेस्ट हो रहा है। देन ऑब्वियसली प्रोसेस, बाकी के प्रोसेस अच्छे से नहीं चलेंगे क्योंकि रैम कंजम्पशन एक प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अभी आप सी प्लस प्लस वगैरह का प्रोग्राम करे होगे, ठीक है, और उसमें फॉर लूप चलाए होगे, और कोई भी आप एक इनफाइनाइट लूप चला सकते हो। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका कंप्यूटर वो चलाते ही रहेगा, पावर भी वेस्ट होगी, मेमोरी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। सो अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है या कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि बराबर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसको स्टॉप करना जरूरी है। प्रोसेस मैनेजमेंट आपका वैसे प्रोसेस को स्टॉप भी करता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर वेट फॉर अ चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट। सपोज करो आपका एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और मेमोरी में आपके रैम इतना खास नहीं है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे सपोज करो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके टॉरेंट का। आप टॉरेंट पे सपोज करो पिक्चर्स डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। एक आपने पिक्चर डाउनलोड करी है 4 GB की, आपने डाउनलोड पे रख दी, और आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो 8 GB का, उसको भी आपने चालू रखा है। और फिर आप एक काम करते हो, उसमें एक MP3 जो कि सिर्फ कुछ MB का है, उस प्रोसेस को आपने स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले आपने पिक्चर स्टार्ट करी जो कि 4 GB रैम की है, तो उसको जाहिर सी बात है टाइम लगने वाला है डाउनलोड होने में। देन आप एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रहे हो जो कि 8 GB का है, ठीक है, तो उसको और ज्यादा टाइम लगना चाहिए। फिर आप क्या कर रहे हो, एक छोटे सी MP3 सॉन्ग आप डाउनलोड पे रख देते हो जो कि कुछ MB का है, ऑब्वियसली उसको कम टाइम लगने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रोसेस देखूं, प्रोसेस मैनेजमेंट नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंसान क्या करता है, नॉर्मल ह्यूमंस क्या करते हैं, जो पहले आया, अब उसका काम बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, जो पहले आया हम पहले उसी का काम करेंगे फिर दूसरे वाले की तरफ जाएंगे, राइट। लेकिन आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। आपका कंप्यूटर सारे प्रोसेस को कंपेयर करता है। जब जब एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपका कंप्यूटर आपका अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अब उसको कंपेयर करता है कि हाँ पहले कौन आया या बाद में कौन आया, इससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको किससे मतलब है कि प्रोसेस कौन सा कितना छोटा है। हाँ वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मतलब है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, वो ये भी देखता है। बट ये भी देखता है कि अगर कोई काम है जो कि छोटा है, 2 मिनट में हो जाएगा या 1-2 मिनट में हो जाएगा, तो वो क्या करता है, फौरन बाकी के प्रोग्राम को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता है या टर्मिनेट कर देता है। या कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रहता है जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई 4-8 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो लेकिन आपके पास स्टोरेज ही नहीं है इतना, 4 GB का स्टोरेज है, तो प्रोग्राम को वो थोड़ी देर चलाएगा फिर टर्मिनेट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई छोटा प्रोग्राम आता है, कोई प्रोसेस आता है, तो बाकी सबको होल्ड करके पहले आपके वो छोटे काम को कंप्लीट कर देता है, ठीक है, ताकि रैम फटाफट हमारा खाली होता रहे, क्योंकि जितना ज्यादा रैम खाली रहेगा उतने प्रोसेस अच्छे से हो पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की अच्छी खासियत है, ये भी हमारा किसमें होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है। देन चेंज द प्रायोरिटी प्रोसेस, यही मैंने आपको बताया कि प्रोसेस जितना अलग अलग कंडीशन होती है, प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई कम टाइम लेता है या कोई छोटा प्रोग्राम रन करना रहता है तो वो बड़े प्रोग्राम को थोड़ा सा होल्ड कर देता है। या अभी मैंने आपको टोरेंट का एग्जांपल दिया कि 8 GB 4 GB या 125 MB की आप 3 फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी 125 MB वाली फाइल को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे डाल के आपका प्रोग्राम क्या कर देगा, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करके खत्म कर देगा, ताकि जो रैम वो कंज्यूम कर रहा है वो क्लियर हो जाए। रैम ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है काम ज्यादा होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना है तो यही समझ लो कि आपके पास 5 लड़के हैं और आपके पास 1 किलो एप्पल है, ठीक है। अब अगर आप एक ही बंदे को पूरा एप्पल काटने बोलोगे, बाकी के 4 बेकार बैठे रहेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो एक बंदे पर लोड ज्यादा आ जाएगा, वो काम धीरे धीरे करेगा और हमारा टाइम कंजप्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। बट आपने क्या किया, एप्पल को पांचों में बांट दिया, तो जाहिर सी बात है आपका काम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बहुत फास्ट हो जाएगा और किसी एक पे ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। अब सपोज करो आपको एप्पल भी काटना है, फिर आपको अनानास भी काटना है, पाइनएप्पल भी काटना है, और आपने कीवी भी ले आया, कीवी भी काटना है। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस है, ठीक है, और फिर आपको सपोज करो एप्पल काटना है, और फिर सपोज करो दूसरा प्रोसेस मैंने आपको दिया कि पाइनएप्पल काटना है, ठीक है, और तीसरा प्रोसेस मैंने आपको दिया संतरे छीलने, ठीक है, ये 3 प्रोसेस। अब यहाँ पे एप्पल काटना आसान है, ठीक है, कम टाइम लगेगा कि बस आपको उसको 4 पीसेस में बांटने। बट पाइनएप्पल को काटना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, राइट। उसको छीलो, फिर उसके स्लाइसेस बना लो, मतलब जो खट्टे खट्टे रहते हैं उसको निकालो, और फिर उसके स्लाइसेस बनाओ, ठीक है। तो छीलने में सबसे पहले तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। फिर उसके वो जो साइड साइड से स्टार्स जो शेप देना रहता है हमको, वो निकालने में हमको टाइम लगेगा। फिर उसके स्लाइसेस बनाने टाइम लगेगा। और तीसरा प्रोसेस क्या है, सबसे सरल का, कि आपको संतरे छीलने, ठीक है, वो सबसे फास्ट काम होने वाला है। अब ये तीनों काम मैंने आप पांचों लड़कों को साथ में दिया, ठीक है। अब मैंने बोला टाइम फटाफट ये सारा काम मेरे को करके दो। तो अब पहले आप अनानास लेके बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है।
और कोई एक बंदा ही वो पाइनएप्पल को काटेगा, तो बाकी सब बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई सबसे छोटा काम है अपना संतरा को छीलना, तो पहले आप वो करके हटा दोगे ताकि मैं भी खुश हो जाऊं कि हाँ बंदे लोग काम कर रहे हैं। अभी अनानास पाइनएप्पल काटते बैठोगे तो मैं एक राउंड आऊंगा, तब तक तुम छील रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद वापस से दूसरा राउंड आके देखूंगा तभी भी तुम पाइनएप्पल छील रहे हो, तो मेरे को भी गुस्सा आएगा कि भाई जल्दी जल्दी करो, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मैं डांटूंगा तुमको, राइट। तो तुम मेरी डांट से बचने के लिए क्या करोगे, पहले संतरा छील के रख दोगे, मैं आके देखूंगा कि हाँ चलो एक काम हो गया, फिर तुम दूसरा प्रोसेस जो जल्दी कंप्लीट होगा दैट इज एप्पल काटना, तो आप एप्पल काट के रख दोगे, ठीक है। अब ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया, अब बाकी बंदे लोग भी खाली हो गए, एप्पल काटने वाला भी खाली हो गया और संतरे छीलने वाले भी खाली हो गए। अब सब मिलके क्या करोगे, पाइनएप्पल के पीछे पड़े होगे, ठीक है। तो पाइनएप्पल अगर सब मिलके काटोगे तो हो सकता है थोड़ा सा वो और फास्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप काम, पहले मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने तीनों काम एक साथ दिया आपको, लेकिन उसको आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और टाइम कंजप्शन के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। पहले आपने संतरा छीला, फिर आपने एप्पल काटा, फिर आपने पाइनएप्पल काटे, राइट। तो आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी ये सेम काम करता है आपके प्रोसेस में, ठीक है। सो चेंज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, देन ब्लॉक द प्रोसेस, ठीक है। अगर कोई काम ऐसा होता है जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो या ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग हो और आपके पास इतना स्पेस नहीं है, तो अब वो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है कि भैया हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने तुमको बुलाया 5 लोगों को और मैंने कहा कि भाई आपके पास आधा घंटा है, एक रूम बना के दो, ठीक है। आपके पास हाफ एन आवर है, या चलो ज्यादा दे दो, हाफ एन आवर नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, चलो आपके पास 35 मिनट्स है और आप मेरे को एक पूरा रूम बना के दो, ठीक है। सीमेंट दे दिया, ईटा दे दिया, सब कुछ दे दिया, पानी वानी सब दे दिया, बोला हाफ एन आवर में बना के दो, तो जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि इतनी फास्ट एक रूम पूरे मिलके नहीं बना पाते, ठीक है। बट मैंने आपको तो ऑर्डर किया है, तो आप क्या करोगे, आप इसको मना कर दोगे कि सर हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। या आपकी स्टोरेज फुल है और मैं कोई चीज डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आप उस प्रोसेस को क्या कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे। लाइक अगर आप देखते हो शेरिट वेरिट में या कोई डाउनलोड करते हो कुछ चीजें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पहले तो नॉर्मली ये होता है कि पहले ही बोल देता है, अगर कोई फाइल आप कॉपी पेस्ट करते हो या डाउनलोड करते हो या शेरिट वगैरह से लेते हो, तो पहले ही मैसेज आ जाता है कि यू डोंट हैव सफिशिएंट मेमोरी या सफिशिएंट स्टोरेज। बट कभी कभी ऐसा क्या होता है कि आधी चीजें शेयर हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर हमको मैसेज आता है, आधी शेयर होने के बाद बाकी का कॉपी पेस्ट होने में या बाकी का शेयर होने के बाद हमको मैसेज आता है कि योर स्टोरेज इज फुल, प्लीज डिलीट सम फाइल्स टू कंटिन्यू, ठीक है। मतलब आधा काम हो गया, अब इसके बाद फिर हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो प्रोसेस को ब्लॉक करना, ये भी आपका किसके अंदर आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट, रेडी द प्रोसेस, ठीक है। कोई भी प्रोसेस अगर होने वाला है तो उसको रेडी करना। जैसे कि डाउनलोडिंग स्टार्ट होने वाली है, अब डाउनलोडिंग स्टार्ट करने के लिए मेरे को स्टोरेज देखना, फिर उस प्रोसेस को रेडी करना, ठीक है। रैम में जगह बनाना, उस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए रैम में स्टोरेज को मैनेज करना, फिर ठीक है, ये सब हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। देन डिस्पैच अ प्रोसेस, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, सस्पेंड अ प्रोसेस, ये सस्पेंड ये सब इसी में आता है, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं, ब्लॉक या रेडी या डिस्पैच या सस्पेंड, ठीक है। थोड़ा सा रोक देना, जैसे बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है, अब एक और मैंने मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है बैकग्राउंड में, अब मैंने एक प्रोसेस और कर दिया, तो मेरे वाले नए प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देगा, बोलेगा अभी भाई ये कंप्लीट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसने बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम किया है, इसको कंप्लीट हो जाए तो फिर तुम्हारा जो नया प्रोग्राम है वो इजीली रन होगा, तो सस्पेंड भी करता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर रेज्यूम अ प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस को अभी जैसे होल्ड कर दिया उसने दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अब उसको रेज्यूम ही नहीं किया, तो तुम तो फिर पूरी रात बैठते रह जाओगे, इंतजार में रह जाओगे, प्रोसेस ही तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। सो प्रोसेस को होल्ड करना, रेज्यूम करना, डिले करना या फॉर करना, ठीक है, ये सब आता है आपके प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में। देन नेक्स्ट इज योर मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट में ही मैंने मेमोरी मैनेजमेंट भी बता दिया कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको फल वल काटने का, अब इसमें आप 5 लोग थे, ये 5 लोग नहीं हो आप, बल्कि 5 मेमोरी, ठीक है, यानी जगह, ठीक है, जगह है मेमोरी, एक जगह जहाँ पे आप कोई भी प्रोसेस को करते हो। अब मेरे पास प्रोसेस करने वाले लड़के हैं, मेरे पास प्रोसेस है, मेरे पास एप्पल्स है, पाइनएप्पल है, लेकिन उसको काट के रखने की जगह ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा, फिर काम कहाँ होगा, कैसे होगा, राइट। एक जगह भी तो होनी चाहिए जहाँ पे ये सारे काम हो। अब किचन में आप बनाते हो खाना, किचन भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप बेडरूम में तो आप गद्दे में आग लगा के खाना बनाओगे नहीं, राइट। सो मेमोरी भी यहाँ पे मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो रैम होता है वो लिमिटेड होता है, बराबर, हर डिवाइस में 8 GB हो, 16 GB हो, 4 GB हो, जितना भी जीबी रैम हो, ठीक है। प्रोसेस उतना ही होगा जितना उसकी कैपेसिटी होगी, राइट। लाइक अगर 8 GB रैम है, आप चाहो 10 GB का कोई काम कर दो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अलग अलग प्रोसेस, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मल्टीटास्किंग अलाउ करते हैं, यानी एक टाइम पे बहुत सारे टास्क करना। अब एक टास्क है जो कि आपका सपोज करो 50% मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, दूसरा टास्क आपका 30 कर रहा है, तीसरा टास्क आपका 20 कर रहा है, तो यहाँ पे 100% मेमोरी आपकी फुल है। अब आप चौथा टास्क करना चाहो तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाओगे, आपका कंप्यूटर लैग कर जाएगा या तो हैंग हो जाएगा, बिकॉज उसको मेमोरी ही नहीं मिल रही, आगे प्रोसेस करने के लिए कोई काम ही नहीं, उसको जगह ही नहीं मिल रही कि आपने नया प्रोसेस चालू किया, अब वो परेशान है कि करूँ तो करूँ क्या, लेकिन फिर भी अब आपने चालू किया है तो उसने घुसा तो लिया उस काम को मेमोरी में, लेकिन उसकी वजह से अब जितने प्रोसेस चल रहे थे आसानी से वो सब भी रुक गए, क्योंकि प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो मेमोरी कंज्यूम करता है,
ठीक है। स्टार्टिंग में भले आपका प्रोसेस स्टार्ट में 2 MB क्यों ना ले लो, जैसे जैसे वो प्रोसेस होता जाएगा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 24, ऐसे उसकी मेमोरी क्या होती रहती है, बढ़ते रहती है एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो अब 6 तक तो उसने बढ़ा दिया, प्रोसेस कर दिया, अब उसको और आगे प्रोसेस करने के लिए और रैम की जरूरत है, लेकिन और रैम है ही नहीं, क्योंकि आपने एक नया प्रोसेस चालू कर दिया और उसने बाकी का बचा रैम कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो हो जाता है वो हैंग हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल अनटेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो वही, आप 5 लोग हो, आपको सबको मैंने काम दे दिया, ठीक है। आप सब, एक एप्पल काट रहा है, एक पाइनएप्पल काट रहा है, एक लेमन ऑरेंज काट रहा है, और एक, ठीक है, ऐसे अलग अलग मैंने सबको काम दे दिए। अब फिर जब सब काम कर ही रहे थे तो मैंने एक काम और ला के रख दिया, मैं बोला ये काम अर्जेंट है, ये करो, ठीक है, वाटरमेलन काटो। तो अब आप जो काम कर रहे थे आपने वो भी स्टॉप कर दिया, क्यों? अब आपके पास तो 2 ही हाथ है, उससे आप एप्पल काट रहे हो या पाइनएप्पल काट रहे हो या वो सब काट रहे हो। अब मैंने वाटरमेलन काट दिया, अब इसको कहाँ से काटोगे? तो आप टेंशन में हाथ ने हाथ रोक दिया, ठीक है, समझ रहे हो? या एक ही बेंच पे 5 लोग थे, पांचों काम कर रहे थे, जगह इजीली, थोड़ा कंजेस्टेड थी जगह, एक बेंच पे 4 लोग बैठ के, कंजेस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, काम कर रहे हो। अब मैंने एक प्रोसेस और लग दिया, अब वो प्रोसेस की वजह से एकदम आपको जगह ही नहीं बची काम करने की, ठीक है, एक ही टेबल पे हर चीज कर दी मैंने। तो आप कैसे काम करोगे? जाहिर सी बात है जो प्रोसेस आपका चल रहा है आप वो भी स्टॉप कर दोगे। सो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है अलोकेट अ चंक ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस, यानी अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पहले तो अगर कोई प्रोसेस करना है तो उसको मेमोरी एलोकेट करना मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करेगा? मेमोरी के पास जाके मेमोरी की भीख मांगेगा। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा? अपने पूरे जगह को देखेगा और जहां जहां जगह खाली रहेगी वहां वहां से वो जगह उठा के आपको मेमोरी एक बड़ी सी जगह बना के दे देगा कि हाँ मेरे पास यहाँ पे इतनी जगह है, वहां पे इतनी जगह है, वहां पे इतनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, मान के चलो यहाँ पे मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है, और इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। ये एक सेक्शन, ओके, और फिर ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं आपके पास ऑलरेडी। ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर यहाँ से भी ले लो एक, ठीक है। ये सपोज करो आपका मेमोरी व्यू है, मान लो। अब यहाँ पे प्रोसेस मैंने कई सारे स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कई सारे प्रोसेस मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं। तो सपोज करो उस प्रोसेस ने ये जगह ले ली, ये जगह ले ली, ये जगह ले ली, ये जगह ले ली, ये सॉरी ये सब कंज्यूम जगह है, ठीक है। इतनी जगह यहाँ पे क्या हो चुकी है? कंज्यूम हो चुकी है प्रोसेस में। अब एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, रैम में कई सारी जगह बाकी है, नया प्रोसेस चालू किया। अब वो नया प्रोसेस चालू करने के लिए ये जगह दे दिया उसने, ठीक है। पहले तो जगह देखा कि कितना बड़ा प्रोसेस है, उस हिसाब से उसने कुछ मेमोरी एलोकेट कर दिया, सारी नहीं करेगा, कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा। और जरूरी नहीं है एक ही जगह पे हर जगह हर मेमोरी एलोकेट करेगा, नहीं, अलग अलग जगह से मेमोरी उठाएगा और एलोकेट करेगा। फिर सपोज करो एक और नया प्रोसेस स्टार्ट किया मैंने, और फिर मैंने मेमोरी की भीख मांगा, तो और मेमोरी खाली थी, तो उसने मेरे को मेमोरी प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी मेमोरी प्रोवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे अब धीरे धीरे शॉर्टेज बढ़ रहा है मेमोरी का। अब फिर से मैंने अगर एक नया प्रोसेस चालू किया तो वो बची हुई जितनी मेमोरी थी उसने मुझे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब एक नया प्रोसेस मैंने चालू किया और मैंने बोला अब ये बड़ा प्रोसेस है, मेरे को ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, तो जितनी मेमोरी रहेगी वो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगी, मेमोरी फुल हो गई, ठीक है, लेकिन प्रोसेस के लिए और मेमोरी चाहिए। अब यहाँ पे जो होगा मेरा हैंग करना शुरू होगा, ठीक है, लैग होना शुरू होगा। अब यहाँ पे लैगिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि अब मेरे पास मेमोरी नहीं बची। अब लेकिन एक चीज है कि जो सबसे पहले मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था ये कंप्लीट हो गया, तो जाहिर सी बात है अब ये जितनी भी मेमोरी पहले प्रोसेस ने लोकेट किया था अब इसको क्या करेगा, वो डिलोकेट कर देगा, यानी खाली कर देगा, और नए प्रोसेस को वो मेमोरी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है, एलोकेट अ चंक मेमोरी ऑफ टू प्रोसेस, ठीक है, एंड फ्री अ चंक मेमोरी फ्रॉम अ प्रोसेस, ओके। सो यहाँ तक था हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, और यही 3 प्रोसेस मेन प्रोसेस सर्विसेज होती हैं जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार ओवरव्यू ऑफ ओएस करते हैं, दैट इज फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम,
इजी टू यूज क्या क्या होना चाहिए, वेब इंटीग्रेशन इजीली यूज होना चाहिए, मल्टीपल डिस्प्ले सपोर्ट होना चाहिए, पावर मैनेजमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, देन मोर एडमायरिंग एंड एंटरटेनिंग होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत होनी चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यही सारे फैक्टर्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही इजी, बहुत ही डीपली आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर आप सीएस स्टूडेंट हो तो आपके लिए इतना, यहाँ तक के इतना काफी है। आगे चल के अगर आप प्लान करते हो बीटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन से करने का या बीएससी करने का, तो यही सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका पूरा एक सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, चैप्टर नहीं, पूरा एक सब्जेक्ट बनता है। तो उसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी आर विंडोज एनटी, लिनक्स और ऐसे 2-3 हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं। ठीक है, सो चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस को एंजॉय करिए। ठीक है, आपके डाउट्स जो भी रहेंगे आप कमेंट्स में हमको डालिए और उस पर आंसर, उसके कमेंट्स के आंसर हम लोग देंगे। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे या लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आपके कमेंट सेक्शन को हम लोग सुनेंगे, कमेंट को पढ़ेंगे और उसके आंसर करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी नोट्स रहेगा वो आपको अगर चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमको ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।